हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कार्बन बेस्ड लाइफ देसी पीएचडी चैनल में आपका स्वागत है। और हम आज ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की शुरुआत। हम जानते हैं कि कैसे जीवन एक बार शुरू होने के बाद तब तक बढ़ने और विविधता लाने में सक्षम था जब तक कि इस ग्रह पर हर जगह भर नहीं गई। फिर भी सबसे स्पष्ट बड़े प्रश्नों में से एक, यानी कि नॉन कार्बोनिक पदार्थों से जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, एक महान रहस्य बना हुआ है। इस प्रश्न पर हमारी प्रगति एक दुर्जय संज्ञात्मक बाधा के कारण बाधित हुई है, क्योंकि जब हम अकार्बनिक पदार्थों और जीवन के बीच के अंतर के बारे में सोचते हैं तो हमें यह गहरा अंतर दिखाई देता है। हमें लगता है कि प्रकृति ने उस अंतर को पार करने के लिए एक बड़ी छलांग लगाई होगी। इस दृष्टिकोण ने उन तरीकों की खोज की है जो पृथ्वी के इतिहास में बड़े और जटिल अणुओं का निर्माण कर सकते हैं। एक कठिन काम। आवश्यक समस्या ये है कि आधुनिक जीवित प्रणालियों में न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए में एन्कोडेड जानकारी प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक है। फिर भी न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता ही होती है। इसके अलावा प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों बड़े अणु हैं जिनमें छोटे छोटे घटकों, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, अणुओं के तार होते हैं जिनके संश्लेषण की निगरानी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड द्वारा की जाती है। हमारे पास दो मुर्गियां हैं, दो अंडे हैं, और पुरानी समस्या का कोई जवाब नहीं है आज तक कि पहले कौन आया था। हमें इतिहास में जाना होगा। इतिहास मतलब समय की शुरुआत, द बिग बैंग यानी महाविस्फोट। 1929 में अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन हबल ने पाया कि दूर की आकाश गंगाओं की दूरी उनके रेडशिफ्ट के समानुपाती है। रेडशिफ्ट तब होता है जब एक प्रकाश का स्रोत अपने ऑब्जर्वर से दूर चला जाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कभी कोई आवाज़ हमारे करीब आ रही होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, और जैसे ही कोई गाड़ी या कोई तेज़ आवाज़ हमसे दूर जा रही होती है उसकी आवाज़ भी कम होने लग जाती है। और यही सितारों में भी देखा जाता है। हमसे दूर जाते हुए सितारे रेड शिफ्ट हो जाते हैं। साइंटिस्ट ने यह भी ऑब्जर्व करा कि दूर की आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही थी, उनकी लाइट रेड शिफ्ट हो रही थी, जिसका मतलब ये भी हुआ कि किसी ना किसी समय में वो सारी आकाशगंगाएं हमारे निकट भी हो सकती थी। ये एक अवलोकन था जेम्स लेमेत्रे के बिग बैंग सिद्धांत का, जिसे 1927 में प्रस्तावित किया गया था। लेमेत्रे ने प्रस्तावित किया था कि ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स एक अत्यंत घने और गर्म राज्य से विस्फोटक रूप में विस्तारित हुआ और आज भी इसकी विस्तार जारी है। बाद की गणनाओं ने इस बिग बैंग को लगभग 13.7 अरब साल पहले का बताया है। 1998 में बर्कले, कैलिफोर्निया में स्वतंत्र रूप से काम कर रहे खगोलविदों की दो टीमों ने देखा कि सुपरनोवा विस्फोट करने वाले तारे पृथ्वी से तेजी से दूर जा रहे थे।
इससे उन्हें 2011 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। भौतिकविदों ने ये मान लिया था कि ब्रह्मांड में पदार्थ अपने विस्तार की दर को धीमा कर देगा। गुरुत्वाकर्षण अंततः ब्रह्मांड को अपने केंद्र पर वापस गिरने के कारण बनेगा। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा था। बिग बैंग सिद्धांत ये वर्णन नहीं कर सकता कि ब्रह्मांड की शुरुआत में क्या स्थितियां थी। ये भौतिकविदों को विस्तार की शुरुआत के बाद के शुरुआती क्षणों का वर्णन करने में मदद कर सकता है। ओरिजिन्स यानी कि शुरुआत। यूनिवर्स शुरू होने के कुछ समय बाद यूनिवर्स काफी हॉट और डेंस था। जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा हुआ, कंडीशंस ठीक होने लगी ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए जो कि मैटर को जन्म दे सके। क्वार्क्स एक साथ मिले और उन्होंने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जन्म दिया। कुछ मिनट बाद ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन हुए जो कि एक न्यूक्लियस के फॉर्म में आए। जैसे जैसे यूनिवर्स और एक्सपैंड होता गया और ठंडा होता गया, ये सब स्लोली होते गया। 3,80,000 साल लगे जब यूनिवर्स इतना ठंडा हो चुका था कि इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में आ सके न्यूक्लियस के चारों ओर, फॉर्मिंग द फर्स्ट एटम्स। ये मेनली शुरुआती हीलियम और हाइड्रोजन के एटम थे जो कि आज तक भी सबसे एबंडेंट एलिमेंट्स हैं हमारे ब्रह्मांड के। आजकल की ऑब्जर्वेशंस हमें ये दर्शाती हैं कि पहले स्टार्स कुछ गैस क्लाउड से बने थे जो कि 150 से 200 मिलियन ईयर्स बिग बैंग के बाद रहे थे। भारी धातु या भारी एटम्स जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन तब से कंटिन्यूसली हमारे तारों के हार्ट में जन्म ले रहे हैं। और जैसे जैसे सुपरनोवा में किसी स्टार का या किसी तारे का अंत होता है, ये एलिमेंट्स और एटम्स एक क्लाउड और एक विस्फोट से हर जगह फैल जाते हैं। बाकी तारे और आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड की पूरी स्टोरी नहीं बताती। साइंटिस्ट की कैलकुलेशंस ये दर्शाती हैं कि आजकल का विजिबल यूनिवर्स एक 4% है ऑफ पूरे यूनिवर्स का, या पूरा ब्रह्मांड जो कि हमारे को दिखता है। इसका बड़ा फ्रैक्शन जो है ऑलमोस्ट 26% या 26% वो एक डार्क मैटर का बना हुआ है। तारों और आकाशगंगाओं के अलावा डार्क मैटर कोई लाइट या प्रकाश या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं करता, सो हम उसे डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, पर हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके ग्रेविटेशनल प्रभाव से। एंड इससे भी मिस्टीरियस डार्क एनर्जी जो कि ऑलमोस्ट 70% मास एनर्जी कंटेंट है हमारे यूनिवर्स का। इसके बारे में और भी कम पता है डार्क मैटर के मुकाबले। आज की दुनिया में हजारों साइंटिस्ट डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को पाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और एक नोबेल पुरस्कार वेट कर रहा है उनके लिए जो उसको खोज सके। और डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ही कंसिडर करा जाता है यूनिवर्स के एक्सपेंशन के लिए। पर हम वापस आते हैं अपने ओरिजिन ऑफ लाइफ पर। जो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या और भी धातु जैसे कि आयरन, निकल, कॉपर, गोल्ड जो हम देखते हैं, वो तारों के कोर में बने थे। और जब सुपरनोवा हुए पुराने सितारों के, ये एलिमेंट्स जैसा कि हमने पहले बताया सोलर सिस्टम्स में फैले, गैस क्लाउड्स में फैले। उसके बाद जो सेकंड सीक्वेंस स्टार्स थे जो कि लेटर ऑन फॉर्म हुए और इस गैस से जो प्लैनेट्स बने वो हमारे तक पहुंचा।
जिस खाने को आप खाते हैं, जिस मिट्टी को आप देखते हैं, जो पौधे, जो जानवर, जो हवा, जो पानी, जो पहाड़, जो नदियाँ आप ऑब्जर्व करते हैं, वो सभी रिजल्ट हैं इन खरबों साल पुराने हुए सुपरनोवा विस्फोट का। हम सब तारों की धूल से बने हुए हैं। पर कैसे ये अणु, ये एटम्स एक साथ आए और एक बायोलॉजिकल फॉर्मेशन हुई, इसके लिए हमारे को केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी।